Good morning, students of class 12th. Today in our economics class, we are going to start our chapter number 12, that is environment and sustainable development. Environment क्या होता है? देखिए, environment हमारे आसपास का वो सारा माहौल एटमॉस्फेयर होता है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है किसी ना किसी वे में. इट मीन्स जो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करे, वो सब फैक्टर्स एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, जैसे हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ का माहौल हम देखें तो जैसे हम इस रूम का माहौल देखना चाह रहे हैं तो इस रूम में एक फ़ैन है, विंडो है, कर्टन्स हैं, ठीक है, बेंचेस हैं. ये सब क्या है? हमारे यहाँ का माहौल बना रहे हैं. माहौल किस चीज़ का? हमारी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है ना. अगर हमारे यहाँ पर प्रॉपर माहौल नहीं होगा तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे. वही सेम होता है अगर हमारे आसपास का माहौल जो जिसमें हम रहते हैं वो ठीक नहीं होगा तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिग्रेड हो जाएगी, वो भी नीचे स्तर पर पहुँच जाएगी, ठीक है. तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखें तो इट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? एक दूसरे के साथ आपसी संबंध विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन, जो एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति है उसके बीच में, ठीक है. देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देर आर टू फैक्टर्स और यू कैन सी टू एलिमेंट्स विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन बायोटिक, सेकेंड वन अबायोटिक. बायोटिक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच आर लिविंग. लिविंग एनवायरनमेंट कौन सा है? लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, माइक्रोब्स हो गए. माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते, वो हमारी हवा में, पानी में, हर जगह पर मौजूद होते हैं पर हम उनको देख नहीं पाते, पर वो जीवित होते हैं. दे आर द लिविंग थिंग्स, ओके. एंड अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक वो फैक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. नॉन लिविंग मीन्स जो जिंदा नहीं होते, जैसे पहाड़ है, सन है, लैंड है, ठीक है, झरने हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है? हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं. तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. नेक्स्ट वन फिजिकल एलिमेंट्स. फिजिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे हमारे? लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स, ये सब रिसोर्सेज किस में आते हैं? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में, जो हमें फ्रॉम द नेचर एज अ फ्री गिफ्ट मिले हैं, ओके. नेक्स्ट है लिविंग एलिमेंट्स. फिजिकल एलिमेंट्स अभी हमने किया था. नेक्स्ट हमारा लिविंग एलिमेंट्स. लिविंग एलिमेंट्स वो सब एलिमेंट्स हैं जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग क्रिएचर्स लाइक माइक्रोब्स, ओके. ऑल दीज आर द लिविंग एलिमेंट्स. इनका भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है. नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. दैट इज एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. कैसे? जैसे प्लांट्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट. सो प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वुड. लैंड हमें क्या प्रोवाइड करती है? सॉइल. और उसी तरीके से जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी हमें ज़मीन से मिलते हैं, ठीक है. आसपास के जो खनिज पदार्थों से जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स मिलते हैं वो सब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट वन एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. एनवायरनमेंट के बिना ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, या फिर आप मान सकते हैं ज़िंदगी चल ही नहीं सकती. कैसे? देखिए, अगर हमारे पास सन नहीं है, सूरज नहीं है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो हम विदाउट सनलाइट वी कैन नॉट सर्वाइव. पानी के बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके बिना हमारा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है. एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट. देखिए, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई चीज़ की प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन करने से उसमें जो वेस्ट मटेरियल मिलता है
ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमने प्रोडक्शन किया उससे जो भी हमारा फिनिश्ड गुड हमें मिला है वो सारा का सारा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है कुछ वेस्ट भी निकला हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है, या किसी भी फॉर्म में वो वेस्ट निकलता हो तो वो किस में हमें मिलता है, हमें जो वो है वो सारा एनवायरनमेंट में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इस सब को अब्जॉर्ब करता है, तो एनवायरनमेंट इकट्ठा करता है वेस्ट को और उसे ख़त्म भी करता है। अगर वो एनवायरनमेंट ख़त्म ना करे तो ये हमारे मतलब जो जीवन है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पहाड़ हो, नदियाँ हो, झरने हों, सुंदर सुंदर फूल पौधे हों तो हमें कितना अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। पक्षी चहचहा रहे हों, हम सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो ये क्या है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती हैं। जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को सेव करके चलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी। नाउ व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। 2 बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ पोल्यूशन। हमें पता है कि एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में जो बढ़ रहा है, दैट इज़ द पोल्यूशन। नेक्स्ट वन एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन। देखिए ह्यूमन पहले जो हमारा ह्यूमन बीइंग था वो क्या करता था, एनवायरनमेंट को एज अ फ्रेंड लेकर चलता था, लेकिन आज क्या है, उसकी ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा अपनी ग्रीड की वजह से यूज़ कर रहा है और एनवायरनमेंट उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसका स्तर काफ़ी घटता जा रहा है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन बेटा किसी भी चीज़ में अगर हम पोल्यूशन की बात करें, जब अनवांटेड फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं दैट इज़ अवर पोल्यूशन। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर में जब अनवांटेड फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन होगा। वाटर की बात करें, वाटर में जब अनवांटेड फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। वहीं नॉइज़ पोल्यूशन में जब अनवांटेड नॉइस ऐड हो जाएगी जो हम नहीं चाहते, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, हार्म होता है, दैट विल बी अवर नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, डिटेल में अगर हम पढ़ें 3 जो हमारे फॉर्म्स हैं पोल्यूशन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब असेंशियल एलिमेंट्स, एयर हमें पता है इट इज़ एन असेंशियल एलिमेंट, हमारी लाइफ के असेंशियल एलिमेंट के अंदर अनवांटेड फैक्टर्स या अनवांटेड आप कह सकते हैं कुछ ऐसी एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। एयर पोल्यूशन से मतलब किस किस चीज़ से होता है, देखिए जैसे यहाँ पर एक आपको फैक्ट्री दिखाई गई है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है नो डाउट, बट इस प्रोडक्शन की वजह से ये हार्मफुल गैसेस जो बाहर आ रही हैं वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। तो स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री, स्मोक जो निकलता है इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन में बढ़ावा देता है। पॉइजनस गैसेस, केमिकल ट्रीटमेंट, जब मटेरियल का किसी भी मटेरियल का केमिकल ट्रीटमेंट होता है तो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं तो वो भी हमारी एयर पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ठीक है, स्कूटर, बाइक्स, इन सब में से भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल स्मोक निकलता है, दैट ऑल्सो ऐड टू आवर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर भी हमें पता है इट इज़ ऑल्सो एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ, ये भी एक बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट है, लेकिन वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है और दूषित होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ, देखिए पानी हमारे बिल्कुल आप कह सकते हैं जीवन की सबसे बड़ी नीड है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, एक दिन भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो अगर हम दूषित पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, डायरिया, बीमारियां होंगी, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां हमें उनका सामना करना पड़ेगा। अब मेन जो फैक्टर्स हैं जो वाटर पोल्यूशन को
बढ़ावा देते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन डोमेस्टिक सीवरेज। जो घरों से जो सीवरेज की लाइंस हैं वो डायरेक्टली कहाँ डाल दी जाती है विदाउट ट्रीटमेंट? रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, ठीक है। जो नदियाँ हैं, जो नहरें हैं, उनमें डायरेक्टली डाल दी जाती हैं। तो घर का जो गंद है, सारा जो कूड़ा कबाड़ है, वो सारा कहाँ जाके रुकता है? नदियों में जाता है, और नदियों का पानी दूषित हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नदियों में छोड़ा जाता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, देखिए जो लोग किसान खेती करते हैं वो जो अपना वेस्ट है वो भी कई बार क्या करते हैं? नदियों में छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो वेस्ट कैसा होता है? उसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह सब एडेड होते हैं। थर्मल पावर हाउसेस, जहाँ पर बिजली बनती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर राख वगैरह क्या करती है? ऐड करती हैं, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा दूषित हो जाता है, वो उपयोग के लायक नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, हमें जीवन में एक लेवल पर शांति की ज़रूरत होती है। जब वो उस लेवल से ऊपर हमारा नॉइस बढ़ जाता है तो वो नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। कैसे? अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर शहरों में काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है। किस फॉर्म में? व्हीकल से निकलने वाला जो हॉर्न का जो नॉइस होता है वो, ठीक है। स्पीकर्स लगे होते हैं हर नुक्कड़ पे, हर गली में। कई बार कहीं प्रोग्राम होता है तो वो बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह लगा के पूरे एरिया को वो करते हैं। कहीं पर जगराता होता है, जागरण होता है, तो वहाँ पर भी सारी रात जागरण होता है। वो इन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो मरीज हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। वो उनके आराम को छोड़कर क्या करते हैं? अपनी दिखाने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्पीकर लगा के अपनी वॉइस को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनका, आप कह सकते हो, उनकी नींद खराब करते हैं, उनकी तबीयत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब आप देख सकते हैं, अब बल्कि सरकार ने ये रूल भी बना दिया है कि 10 बजे के बाद रात के आप चाहे कहीं पार्टी हो रही हो, चाहे कहीं प्रोग्राम हो रहा हो, आपको स्पीकर्स वगैरह अलाउड नहीं हैं, ठीक है ना। आपने कहीं जगहों पर देखा भी होगा, बट काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। 10 बजे के बाद भी चाहे घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें भी स्पीकर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर पनिशमेंट के तौर पर काफ़ी हैवी पेनल्टी बनती है, बट आज के टाइम में इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। तो इसकी वजह से भी काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है। Yes, there are some factors, sources of noise pollution. Sound produced by vehicle engines. Next one, industrial machines से, जो इंडस्ट्री में जो मशीनें चलती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हैवी साउंड्स होते हैं, अनबियरेबल होते हैं, कई बार तो वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल होता है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की जो नॉइसेस होते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, वाटर बूस्टर होता है, मिक्सर ग्राइंडर, उनकी भी काफ़ी जो नॉइस है कई बार अनबियरेबल होती है। सो दीज ऑल ऐड टू द नॉइस पोल्यूशन। देखिए, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए 2 फैक्टर्स थे, एक तो पोल्यूशन था, दूसरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी ग्रीड के कारण नेचर के जो रिसोर्सेज है, चाहे लैंड हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे दूसरे फैक्टर्स हो, वाटर हो, उनको एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। मिनरल्स हो, सॉयल हो, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, मीन्स एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? सेल्फिशनेस के लिए, अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए, ना कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो इट इज़ द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें मिली हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कैपिटल को के साथ साथ फिजिकल कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। नेचुरल कैपिटल क्या होते हैं? हमारी जो नेचर से जो हमें कैपिटल मिलते हैं, नेचर
के जो रिसोर्सेज हैं, फिजिकल कैपिटल इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल पार्ट दैट इज़ द ह्यूमन बीइंग। ओके, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है उसी के हिसाब से हमारे फिजिकल और नेचुरल दोनों कैपिटल घटती जा रही है। कई बार हम रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं फिजिकल कैपिटल की, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? देखिए, आप लोग देखिए जैसे कि हमारे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे वुड की ज़रूरत है, तो लकड़ियाँ काटने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं। वो पेड़ वगैरह तो काट देते हैं पर उनको दोबारा डिफॉरेस्टेशन तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन अफॉरेस्टेशन के बारे में वो नहीं सोचते। इट मीन्स पेड़ों को काटने के बारे में तो वो काम कर जाते हैं, लेकिन जब उनको वापस लगाने की बारी आती है उस वक्त अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, काफ़ी एक्सप्लॉइट, उनका शोषण होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन देखिए बेटा, डिफॉरेस्टेशन इट इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहाँ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा हैवी, आप कह सकते हैं प्रॉफिट दिया है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को, वहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से आप एक तरफ बोन है ये हमारे लिए, तो दूसरी तरफ ये श्राप भी है। ठीक है, ट्रीज़ बहुत जल्दी गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ट्रीज़ की जो वुड है उससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें वुड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ट्रीज़ को लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन उनको लगाने के बारे में हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता जा रहा है। साइज़ बढ़ रहा है मतलब उनको खाना पकाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अनाज उगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी वजह से भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिफॉरेस्टेशन और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन होता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है? देखिए, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे देश में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और जब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो लैंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और वहाँ की जो ज़मीन उपजाऊ है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी उपजाऊपन कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी वहाँ पर कम मिलने लगेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सॉइल क्या हो रही है, हमारी ख़राब हो रही है। सबसे बड़ी बात, पेड़ों का कटना। पेड़ों का कटना कैसे है? देखिए बेटा, पेड़ जो हैं उनकी जड़ें हमें पता है ज़मीन के अंदर तक होती है। जब पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर तक होती हैं तो वो ज़मीन को बांध के रखती है, और जब पेड़ वहाँ से कट जाएगा तो अब जड़ें क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। अब जड़ें भी नहीं रही तो अब वहाँ की ज़मीन जो पहले से अच्छे से जिसकी मिट्टी बंधी हुई थी, अब वो मिट्टी क्या हो जाएगी, अच्छे से वो बंधी हुई नहीं रहेगी। और वहाँ पे जैसे ही कभी मतलब मान लीजिए कभी पानी आता है, बाढ़ आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ से मिट्टी जल्दी सी चढ़ के दूसरी तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी सोइल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ रही है। रॉ मटेरियल हम नेचर से लेते हैं और नेचर से रॉ मटेरियल लेने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। पॉवर्टी लगातार बढ़ रही है। लगातार पॉवर्टी बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा एनवायरनमेंट जो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रीज़ वगैरह, देखिए अभी गरीबी हो गई, अब जो जंगलों में वहाँ के आसपास के इलाके में लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ियाँ बेचेंगे ताकि उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल सके अपनी आजीविका कमाने के लिए। अर्बनाइजेशन, लोग शहरों में आ रहे हैं गाँवों से। अब शहरों में आ रहे हैं तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी तो ज़्यादा कंजप्शन होगी। अब ज़्यादा कंजप्शन के लिए उनको ज़्यादा नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है।
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। डिसरिगार्ड टू द सिविक नॉर्म्स, जो हॉर्न्स है, लाउड स्पीकर्स हैं, वो जानबूझकर क्या किए जा रहे हैं, बजाए जाते हैं। कई जगहों पर हमें ज़रूरत होती है हॉर्न की, उस जगह पर नहीं देते हम, लेकिन कई बार होता है हम सिर्फ शौकिया तौर पर हॉर्न बजाते रहते हैं। लाउड स्पीकर्स का मैं पहले आपको इसका डिटेल में बता चुकी हूँ किस तरह से हम मिसयूज़ करते हैं। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज़ हैं। कल हम करेंगे स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। ओके, आज के लिए आपका वर्क इतना ही है। आपको आज ये कॉजेज़, टाइप्स ऑफ pollution and significance of environment with its meaning. Okay, you have to do all of these topics in your fair notebook. अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। अगर कहीं पे भी कोई confusion हो तो उसके बारे में बेटा पूछिएगा। ओके, so that's all for today. Thank you.